हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गति और उसके नियमों के संदर्भ में बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों, और गति को अच्छी तरह से समझा था, है ना। तो चलिए हम लोग आज, है ना, इस लेसन के अंत में एक नए टॉपिक्स जिसको हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र कहते हैं, उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इस लेसन के शुरुआती वीडियो में मैंने आप लोगों को बच्चों, है ना, वस्तु की स्थिरावस्था और विरामावस्था के संदर्भ में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी बच्चों, कि वस्तु स्थिर, है ना, रहती है तो उसे मैं कैसे परिभाषित करता हूँ। तो उसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है बच्चों कि यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विराम की अवस्था में है कहा जाता है, या कहते हैं उसको। तो यदि वस्तु गति की अवस्था में है बच्चों तो उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है ना, तो उस वह गति में है, उसको हम लोग कहा जाता है। इसका मतलब है कि गति में होने के लिए ये जरूरी है कि उसका स्थान समय के साथ परिवर्तित, है ना, परिवर्तित होना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था बच्चों की गति और, है ना, गति और विराम, है ना, आपको बताया था कि मैंने कि गति और विराम एक सापेक्ष पद होता है बच्चों, है ना, एक रिलेटिव टर्म है, एक सापेक्ष पद होता है। दोनों एक ऐसी स्थितियां होती है बच्चों कि दोनों में कभी कभी ऐसा, है ना, स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों ही अवस्था को हम, है ना, अंतर नहीं कर सकते हैं कि आखिर वस्तु गति में है या नहीं है, या वस्तु विराम की अवस्था में है या नहीं है। हम दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं बच्चों, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था इस प्रकार कि मान लेते हैं कि एक बस के अंदर दो आदमी अलग अलग सीट पर बैठे हुए हैं। तो दो आदमी अलग अलग, और बस जो होती है एक समान वेग से गति कर रही है, और बस के बाहर भी एक आदमी, है कि नहीं, मतलब सड़क पर खड़ा है। मान लेते हैं कि ये सड़क पर आदमी खड़ा है। तो यहाँ पर स्थिति ये हो जाती है कि ये दोनों आदमी जो होती है समय के साथ इस दोनों आदमी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, अर्थात दोनों ही आदमी एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है कि नहीं, दोनों ही आदमी एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है। लेकिन यदि इस दोनों आदमी का गति का अध्ययन, है ना, बस के बाहर सड़क के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा कर रहा है कि नहीं, इसका अध्ययन कर रहा है गति का, तो वो तो ये आदमी कहेगा कि ये दोनों व्यक्ति तो गति की अवस्था में है, लेकिन दोनों ही आदमी आपस में विराम की अवस्था में है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है बच्चों कि दोनों ही व्यक्ति एक ही समय में विराम की भी अवस्था में है और गति की अवस्था में? तो इसका मतलब है कि हम ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि कौन वस्तु विराम की अवस्था में है और कौन वस्तु गति की अवस्था में। जैसे हम साधारण सी बात कहें कि हम पृथ्वी पर, हम लोग सब रहते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी घूमती है कि नहीं, तो लेकिन हम मुझे इस बात की का आभास नहीं होता है कि हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष गति में हैं या पृथ्वी में रह करके उसके साथ हम लोग गतिशील हैं। मुझे इस बात का पता नहीं चल पाता, लेकिन वस्तुतः, है ना, वास्तव में हम लोग गतिशील हैं पृथ्वी के सापेक्ष, है कि नहीं। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चलता है, तो आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जाए, कौन सा ऐसा निकाय तैयार किया जाए, कौन सी ऐसी परिस्थिति या फिर, है ना, एक व्यवस्था किया जाए जिसके वजह से दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से व्याख्या, है ना, अंतर किया जा सके कि वस्तुतः वस्तु जो है वास्तव में विराम की अवस्था में है और एक वस्तु स्थिरावस्था में है या गति कर रहा है। तो इस प्रकार के घटना के लिए, इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए, है ना, हम गति के लिए एक निर्देश तंत्र का सहारा लेते हैं बच्चों, है ना, निर्देश तंत्र का बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, निर्देश तंत्र। तो चलिए आज हम लोग इसी निर्देश तंत्र के बारे में हम लोग आज विचार करेंगे, पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, है कि नहीं, निर्देश तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, है कि नहीं, फ्रेम ऑफ
रिफरेंस भी कहा जाता है। आखिर इसे कहते हैं कैसे? तो देखिए, निर्देश तंत्र जो होता है बच्चों, वो क्या होता है ना, क्या होता है इसको कि एक ज्यामितीय अक्ष है ये, है कि नहीं? जैसे कि हम लोग एक्स वाई जेड अक्ष पढ़ते हैं, बस बस ये वही अक्ष है कि नहीं? इसमें, है ना, बस इसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई वस्तु यदि गति कर रही होती है तो उसकी गति का हम लोग अवलोकन करते हैं, है कि नहीं? हम लोग इसका परिभाषा किस प्रकार देते हैं, या देखिए, किसी ज्यामितीय अक्ष का निकाय, है कि नहीं, या किसी निर्देश चिन्ह जिसके सापेक्ष किसी घटना का अध्ययन किया जाता है ना, उसको हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं। इसका परिभाषा मैं कैसे देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। देखिए, किसी ज्यामितीय अक्षों का निकाय, है ना, किसी ज्यामितीय अक्षों का निकाय, या, है ना, कोई निर्देश चिन्ह, है ना, कोई निर्देश चिन्ह जिसके सापेक्ष, है ना, जिसके सापेक्ष गति की व्याख्या की जाती है, जिसके सापेक्ष गति की व्याख्या, है ना, जिसके सापेक्ष गति की व्याख्या की जाती है या गति का अवलोकन किया जाता है, व्याख्या की जाती है या गति का अवलोकन किया जाता है ना, गति का अवलोकन किया जाता है ना, गति का अवलोकन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। किसी ज्यामितीय अक्षों का निकाय या कोई निर्देश चिन्ह जिसके सापेक्ष गति की व्याख्या की जाती है या गति का अवलोकन किया जाता है, उसको हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर मानेंगे बच्चों इस प्रकार, देखिए कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना। ये जेड एक्सिस एक्स और वाई अक्ष के हमेशा लंबवत है, ऊपर की ओर है, और यहाँ पर कोई वस्तु जो होती है गति की अवस्था में है, तो इसका हम लोग अवलोकन यहाँ पर बैठ करके करते हैं, ऑब्जर्वर, ताकि हम लोग पता कर सकें कि वो वस्तु एक्स अक्ष के सापेक्ष कितना विस्थापित हुई, वाई अक्ष के सापेक्ष कितना विस्थापित हुई और जेड अक्ष के सापेक्ष, है ना, उसका स्थान में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार का अवलोकन करते हैं हम लोग उस पर। तो इस जो निर्देश तंत्र है, इसी को, है ना, ये जो अक्षों का समूह है जो कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत होता है, इसे ही हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, है कि नहीं। इसे ही हम लोग निर्देश तंत्र। अब देखिए, निर्देश तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। निर्देश तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निर्देश तंत्र मुख्यतः, है कि नहीं, निर्देश तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है कि नहीं, जड़त्वीय, है कि नहीं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा को कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, है ना, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग, है ना, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, नॉन इनर्शियल। तो देखिए, अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या आया और जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, है ना, निर्देश तंत्र किसको कहते हैं? देखिए, वैसा निर्देश तंत्र, देखिए वैसा निर्देश तंत्र, है ना, वैसा निर्देश तंत्र, है ना, तंत्र जो पूर्णतः, है ना, जो पूर्णतः विराम की अवस्था में हो, जो पूर्णतः विराम की अवस्था में, है ना, जो पूर्णतः विराम की अवस्था में हो,
है ना, जो पूर्णतः विराम की अवस्था में हो, या एक समान, है ना, एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो, तथा तथा यह न्यूटन के गति नियम का पूर्णतः पालन करता हो, तथा यह न्यूटन के तीनों गति या गति के नियम का पालन करता हो, है ना, गति के नियम का पालन करता हो, गति के नियम का पालन करता हो, पालन करता हो, है ना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है बच्चों। तो इसे आप समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा तंत्र या निर्देश तंत्र जो पूर्णतः विराम की अवस्था में होता है, या फिर एक समान चाल से गति, इसका मतलब है कि त्वरण जीरो होता है कि नहीं, एक समान, दोनों ही अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों गति में कि यदि वस्तु विराम की अवस्था में होता है तो उस समय उसका त्वरण जीरो होता है, या फिर वो एक समान चाल से या वेग से गति कर रहा है, वेग में परिवर्तन शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा, त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर एक समान वेग से गति कर रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही अवस्था में, या तो वो विराम की अवस्था में फिर भी इसके पास त्वरण नहीं है, या एक समान चाल से गति कर रहा है फिर भी उसके पास त्वरण नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि त्वरण से मुक्त निर्देश तंत्र को हम लोग जोड़त निर्देश तंत्र कहते हैं, और यह निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम के गति का पालन करता है कि नहीं, उसको हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक दो निर्देश तंत्र लेंगे बच्चों इस प्रकार। देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये मेरा हो गया जेड एक्सिस। इस निर्देश तंत्र का नाम हम लोग एस दे देते हैं, सिस्टम, है कि नहीं। और एक दूसरा निर्देश तंत्र हम लोग यहाँ पर लेते हैं बच्चों इस प्रकार, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया, और ये जेड डैश एक्सिस है, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग एस डैश। तो चूंकि यहाँ पर एस जो है निर्देश तंत्र, ये विराम की अवस्था में है, मतलब ये स्थिर में, और एस डैश जो है वो एक समान चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है, एक समान चाल, इसका मतलब है कि इसमें वेग भी है लेकिन त्वरण इसमें जीरो है, एक समान चाल से वो आगे की ओर बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर होती क्या है बच्चों कि जो घटनाएं, है कि नहीं, इसके लिए होगी, है कि नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई घटनाएं घट रही है यहाँ पर, है कि नहीं, यहाँ पर एक कोई घटना P एक घटित हुई, तो इस घटना का जो प्रक्षेप होगा एस फ्रेम के लिए, और इस घटना का प्रक्षेप जो एस डैश फ्रेम के लिए होगा, वो दोनों ही समान होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में किसी प्रकार के, क्योंकि ये फ्रेम स्थिर की अवस्था में है और ये फ्रेम जो है एक समान चाल से गति कर रहा है, अतः, है कि नहीं, यहाँ पर जो होने वाली घटना में कुछ भी परिवर्तन होगा वो दोनों ही फ्रेम के लिए समान होगा, है कि नहीं, इस दोनों फ्रेम के लिए यहाँ पर समान होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के फ्रेम में, है कि नहीं, त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के बल से मुक्त है कि नहीं, दोनों बल से मुक्त है, क्योंकि इसमें भी त्वरण जीरो है, इसका भी त्वरण जीरो है, और ये दोनों कण, है ना, निर्देश तंत्र किसी बिंदु पर होने वाली घटना की व्याख्या कर रही है या अवलोकन कर रहा है, तो दोनों के लिए यह घटना समान रूप से घटित होगी, है ना, दोनों ही घटना समान रूप से घटित होगी। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों और डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं बच्चों, है कि नहीं, मान लेते हैं कि आप किसी एक, है ना, स्थिर बस में बैठे हुए हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि आप एक स्थिर बस में बैठे हुए हैं, है ना, स्थिर बस में बैठे हुए हैं, और आप अपने सीट में जब बैठे हैं और बैठ करके आप क्या करते हैं कि आप एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, बॉल, है कि नहीं, एक गेंद को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो बॉल
ऊपर की ओर जाएगा और फिर वो वापस आपके हाथ पर ही आकर के गिरेगा, है कि नहीं। ये कब की बातें बता रहा हूँ कि जब आपका बस विराम की अवस्था में है, उस समय के बारे में बता रहा हूँ कि उस बॉल को आप ऊपर की ओर फेंकें और पुनः बॉल आपके हाथ में आकर के जमीन पर गिरता है या आपके हाथ पर आकर गिरता है। और वहीं यदि बस एक समान चाल से गतिशील हो जाए, वो एक समान चाल से भी से गति कर रहा है, उस अवस्था में भी आप यदि बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बॉल आपके हाथ पर ही आकर के गिरेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार की घटनाएं आप यहाँ पर इस फ्रेम में करते हैं या आप इस फ्रेम में, ये फ्रेम एस है और ये फ्रेम एस डैश है, क्योंकि ये विराम है और ये गतिशील है, इसी के बारे में मैंने बात करा। किसी भी प्रकार की आप घटना, यदि आप यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी बॉल को आगे की ओर फेंकते हैं तो वो रिटर्न होकर आपके हाथ में आएगा। यहाँ पर दीवार से आप बॉल को मारते हैं तो वो बॉल रिटर्न होकर के आपके हाथ में आता है। तो ये चलता हुआ बस में भी आप क्या करिएगा, बॉल को यदि आगे की ओर फेंकेंगे तो बॉल आपके हाथ में आकर के, है ना, उसी वेग से, उसी, है ना, समय में आपके पास आएगा, है कि नहीं। आप कुछ भी इसमें काम करिए, आप इस वस्तु पर बल आरोपित नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इस अवस्था में भी यहाँ पर त्वरण जीरो है, क्योंकि आप विराम की अवस्था में, और ये एक समान चाल से गति कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी जीरो है। इसका मतलब है कि कोई भी घटना यहाँ पर घटित होती है तो उस पर बल शून्य होता है कि नहीं। उस पर क्या होता है, बल शून्य होता है। एक समान चाल से भी गतिशील है, उस पर भी त्वरण शून्य है, अतः यहाँ पर भी जो भी घटनाएं होगी वो भी क्या होगी, है ना, वो भी क्या होगी बच्चों, वो भी बल से स्वतंत्र होगी। इसका मतलब है कि बल पर आप किसी प्रकार का बल नहीं लगा रहे हैं, है कि नहीं। बॉल पर आप किसी भी प्रकार का बल यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। इसमें भी बॉल ऊपर जा रही है तो हाथ में आकर के गिरेगी, इसमें भी आप बॉल ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो भी हाथ में आकर के गिरेगी। क्यों, क्योंकि वो त्वरण नहीं है। आप ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी घटना करेंगे, क्योंकि बस एक समान वेग से यदि गति करेगा तो आपके हाथ पर जो रखा गया बॉल है वो भी बस या आपके वेग से ही गति करता है, और जब आप उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो भी उस बॉल का वेग उतना ही होता है भी, है ना, अर्थात वो बॉल आपके हाथ में ही आकर के गिरेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर आप किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार की घटना का कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। किसी में भी किस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए बल आवश्यक होता है, और इस दोनों निर्देश फ्रेम में, है ना, त्वरण ही शून्य है तो बल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम न्यूटन के गति का नियम से जानते हैं कि F = ma होता है ना। तो इस दोनों में बल नहीं लग रहा है, तो बल यदि नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार की परिवर्तन ना तो इसमें होगी और ना तो ही इसमें होगी। इसका मतलब है कि दोनों ही अवस्था एक समान अवस्था होती है ना। आप विराम की अवस्था में वही काम कर सकते हैं, है ना, जो भी तरह की आप प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। कुछ भी आप यदि करते हैं विराम की अवस्था में, है ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है, या फिर आप एक समान वेग से गति की अवस्था में, है ना, उपस्थित जो फ्रेम होता है आप उसमें वही काम करते हैं तो आपको भी वही रिजल्ट आएगा जो कि इसमें, है ना, इस फ्रेम में आया था। मतलब दोनों ही फ्रेम आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का समान है कि नहीं। आप जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मैदान में आप क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, मैदान में आप क्रिकेट खेलते हैं तो चौका छक्का लगाते हैं, है ना। यदि मान लेते हैं कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, है ना, तो कॉर्क आपके पास आता है तो आपने रैकेट से उसको रिटर्न कर देते हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, है ना, सब कुछ खेलते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि एक समुद्र में जो जहाज चलती है बच्चों, वो भी एक समान चलती है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, उसमें भी आदमी रैकेट से बैडमिंटन खेलते हैं, है ना, उसमें भी कभी कभी फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट आदि खेले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो आखिर वो तो भी एक समान चाल से गति कर रहा है ना। ये इसका मतलब क्या हो गया कि इस एक समान चाल से गति करने की अवस्था में मैं किसी भी वस्तु पर कोई भी, है ना, इस फ्रेम के कारण उस पर बल नहीं लगा सकता। इस फ्रेम के कारण हम तो अंदर में रह करके बल लगा सकते, लेकिन इस फ्रेम के कारण उस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लगता। अर्थात फ्रेम के कारण किस वस्तु के गति में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जो घटनाएं यहाँ पर घटित होती है और जो उसका रिजल्ट मिलता है, वही घटना यदि
इस फ्रेम में घटित हो और वही रिजल्ट हमको प्राप्त होगा जो कि एस में प्राप्त होगा। अर्थात एक समान गति की अवस्था और विराम की अवस्था दोनों एक ही प्रकार की अवस्थाएं हैं, और यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो उसको हम लोग, है ना, उस प्रकार के फ्रेम को जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो उसको हम लोग जड़त्व निर्देश तंत्र हम लोग कहते हैं बच्चों। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों, क्योंकि ये आप लोग जब आगे क्लास में जाएंगे बच्चों, स्नातक स्तर पर जब जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को इसका रिलेटिविटी थ्योरी मिलेगा, है कि नहीं, सापेक्षता का सिद्धांत आप लोगों को वहाँ पर जा कर के पढ़ना है। इसीलिए मैं रिस्ट्रिक्ट हूँ, आगे आप लोगों को बता नहीं सकता, है ना। आगे आप लोग यदि क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं, कि उसका, है ना, विस्थापन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, इस निर्देश तंत्र से इस निर्देश तंत्र में विस्थापन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वेग का ट्रांसफॉर्मेशन, त्वरण का ट्रांसफॉर्मेशन एंड बल का ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप बल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बच्चों तो आप क्या पाते हैं, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ कि इस फ्रेम में जो त्वरण होगा इस फ्रेम में भी वही त्वरण, मतलब दोनों में त्वरण समान होगा, है कि नहीं। कहने का मतलब हो गया कि न्यूटन का यदि हम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे तो F बराबर एम ए यदि प्राप्त होगा तो इस फ्रेम में भी हमको, है ना, एफ डैश इज इक्वल टू एम ए और ए डैश प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पर दोनों बराबर है इसलिए F बराबर एफ डैश होगा, है ना। तो याद रखिएगा, इसका मतलब है कि न्यूटन के गति का नियम इस दोनों फ्रेम के लिए वैलिड होता है ना। आप किसी वस्तु को, आपको मैंने बताया कि आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दीजिए, वो वस्तु विराम की अवस्था में है, फ्रेम यदि विराम की अवस्था में तो वो आपके हाथ में आकर गिरेगा। एक समान चाल की गति की अवस्था में यदि आप बस में बैठे हुए हैं उसमें भी आप पत्थर को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो पत्थर आपके हाथ में ही आकर के गिरेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों फ्रेम एक ही प्रकार के फ्रेम होते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको कहते हैं बच्चों, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे बच्चों कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको कहा जाता है कि नहीं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, निर्देश तंत्र। देखिए वैसा जड़त्व, है ना, देखिए वैसा निर्देश तंत्र, है ना, वैसा निर्देश तंत्र, है ना, जिसमें त्वरण होता है कि नहीं, जिसमें त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जो त्वरण के साथ गति करता है उसको हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और इस प्रकार के निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति नियम का कोई, है ना, अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब है कि इस निर्देश तंत्र में जा करके न्यूटन के गति नियम फेल हो जाते हैं, है कि नहीं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति नियम का पालन नहीं होता है और इस निर्देश तंत्र में जाकर के न्यूटन के गति नियम फेल हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं एक चीज बच्चों, एक चीज बात को समझिएगा, जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाता हूं, है कि नहीं, तो वह वस्तु विस्थापित होता है, उस वस्तु में वेग उत्पन्न होता है, उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है ना। तो इसका मतलब है कि वस्तु में आरोपित बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। ये सारी बातें वैलिड है किसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, है कि नहीं। लेकिन ये बातें वैलिड नहीं है किसमें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। इस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बिना बल लगाए भी किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहले मैं इसको परिभाषित कर लेता हूं बच्चों, उसके बाद आप लोगों को ये बात को समझाता हूं। देखिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वैसा निर्देश तंत्र, देखिए वैसा निर्देश तंत्र, है ना, देखिए वैसा निर्देश तंत्र जो त्वरण के साथ गति करता है ना, जो त्वरण के साथ गति करता है ना, जो त्वरण के साथ गति करता है तथा न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता, तथा न्यूटन के गति के नियम का पालन, न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है, न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है ना। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है ना, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है बच्चों। मतलब क्या हुआ, है ना, देखिए
आप लोगों को मैंने अभी तुरंत कहा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए आवश्यक है कि जब किसी वस्तु पर मैं बल लगाऊंगा तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, है कि नहीं। मतलब त्वरण उत्पन्न करने के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बता रहा हूं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी भी वस्तु में यदि मुझे त्वरण उत्पन्न करना है तो उस वस्तु में बल लगाना आवश्यक है, लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नहीं। किसी भी वस्तु पर बिना बल लगाए भी उसमें त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का है ना सिद्धांत है। जैसे मैं एक सिंपल सा आप लोगों को मैं बात बताता हूं बच्चों, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका छोटा सा और सुंदर सा मैं एक उदाहरण देता हूं, एक नहीं कई उदाहरण आपको दूंगा मैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का, जो कि आपको सुनने में काफी आश्चर्य और अच्छा महसूस होगा। मान लेते हैं कि बच्चों कि आप दो दोस्त है कि नहीं, किसी बस में बैठ करके आप जा रहे हैं, कहीं गति कर रहे हैं और रास्ते में एक पेड़ आपको बस के बाहर दिखता है कि नहीं। तो इस पेड़ के सापेक्ष है कि नहीं, इस पेड़ के सापेक्ष आप लोग आगे की ओर एक त्वरण के साथ गति कर रहे हैं, मतलब आप आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप यदि पेड़ को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि पेड़ पीछे की ओर गति कर रहा है कि नहीं। आप देखते हैं कि हर चीज पीछे की ओर जाता है कि नहीं। तो आखिर यदि ये पीछे की ओर जा रहा है और आपका त्वरण ए है तो इसका मतलब है कि इसमें त्वरण माइनस ए होगा। इसमें फ्रेम का है, यहाँ पर इस फ्रेम से आप इसको देख रहे हैं, है ना, और ये फ्रेम से आप इसको देख रहे हैं। ये मान लेते हैं कि एस फ्रेम है और आप एस डैश फ्रेम है, और एस डैश फ्रेम त्वरण है कि त्वरण के साथ गति कर रहा है, और एस विराम की अवस्था में, जैसे पेड़ विराम की अवस्था में होता है और आप एस डैश फ्रेम में बस में बैठे हैं और आप एक समान त्वरण के साथ आप आगे की ओर जा रहे हैं। तो पेड़ देख रहा है आपको, तो आप आगे की ओर ए त्वरण से जा रहे हैं। लेकिन आप यदि पेड़ को देखिएगा तो पेड़ आपको लगेगा कि एक समान त्वरण से वो है ना पीछे की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी त्वरण है कि नहीं। वो कितना त्वरण है, माइनस ए त्वरण है। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ कैसे, जब तक इसमें कोई बल लगा नहीं तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ कैसे, है कि नहीं। इसमें त्वरण उत्पन्न कैसे हुआ, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक बल काम कर रहा है जिसे हम एफ कहते हैं, और यह पेड़ माइनस ए त्वरण से पीछे की ओर जा रहा है। तो इसमें त्वरण उत्पन्न कैसे हुआ, तो मैं कहता हूं कि इस बल, एक बल की कल्पना करते हैं कि इस ये एफ बल लगने के वजह से इसमें ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये बल का कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ उसमें कल्पना किया है कि ये बल, इसी प्रकार के बल को हम लोग छद्म बल कहा जाता है। कौन सा बल कहते हैं, छद्म बल कहते हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स भी हम लोग कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्टेटस फोर्स भी इसको हम लोग कहा जाता है, छद्म बल, झूठा बल कहा जाता है। रियली में इस पेड़ पर कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटना की व्याख्या करने के लिए मुझे एक आभासी बल इस पेड़ पर लगाना पड़ता है, जो कि माइनस ए त्वरण से पीछे की ओर जाता है ना। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, छद्म बल कहा जाता है, झूठा बल, स्यूडो फोर्स कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती है कि नहीं। इसमें बिना बल नहीं लगाए थे लेकिन फिर भी त्वरण उत्पन्न हो रहा था। चलिए, एक घटना ही हो गई बच्चों। हम लोग अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। देखिए, इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, दूसरी बात कि आप देखिए बस में बैठे हुए हैं, सारी बातें बस की ही हो रही है कि नहीं, और आप मान लेते हैं किसी सीट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चों, है ना, और बस अभी विराम की अवस्था में है, बस अभी विराम की अवस्था में, और अचानक जब बस चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। अचानक जब बस चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो एक बात बताइए कि बस ने तो चलने के लिए आगे बल लगाया, है ना, बस ने चलने के लिए आगे बल लगाया, और बस में भी त्वरण आगे की ओर उत्पन्न हुई ए त्वरण, है ना, क्योंकि अभी बस विराम में था, अचानक गति शुरू हुआ तो वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन के कारण बस में त्वरण उत्पन्न हुआ। तो दोनों ही बातें, बस ने एफ बल आगे की ओर लगाया, बस ए त्वरण से आगे की, लेकिन आप पीछे की ओर क्यों झुक गए, पीछे की ओर क्यों झुक गए, आपको पीछे की ओर किसने बल लगाया, आपको पीछे की ओर धकेलने के लिए किसने बल लगाया,
किसी ने, आप इसका जवाब दे पाइएगा कि आपको पीछे की ओर धकेलने के लिए किसने बल लगाया है कि नहीं, पीछे की ओर कौन बल लगा रहा है आप पर? तो इसका कोई जवाब नहीं है कि कौन बल लगा रहा है कि नहीं, आप पीछे की ओर क्यों झुक गए, है ना। तो इस बल को हम लोग जो एक बल सपोज कर लेते हैं कि ये बल लगा जिसके वजह से हम पीछे की ओर झुक जाते, वास्तव में हम पर कोई बल नहीं लग रहा है, कोई बल कार्य हम पर नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक बल मान लेते हैं कि हम पर एफ बल लगा जिसके वजह से हम पीछे की ओर चले जाते हैं। इस बल का नाम होता है छद्म बल। कौन सा बल कहते हैं बच्चों? स्यूडो फोर्स कहा जाता है, एक छद्म बल कहा जाता है। तो इस केस में भी आप लोग देख रहे हैं कि हमको स्यूडो फोर्स हमको कहना पड़ा। अब देखिए इसमें भी आप बस के दीवार पर, है कि नहीं, आप क्या करिए, बस के छत पर एक, है ना, गोलक को एक धागा से बांध करके लटका दीजिए। अचानक जब बस चलेगी तो आप देखिएगा, बस जब अचानक चलेगी तो ये गोला पीछे की ओर चले जाएगा। ये गोला पीछे की ओर क्यों गया, है कि नहीं, क्योंकि इस पर एक आभासी फोर्स एफ लग रहा है जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहा जाता है कि नहीं, क्योंकि त्वरण में परिवर्तन हुआ, त्वरण में परिवर्तन के लिए बल चाहिए, है कि नहीं। बस तो आगे की ओर चली गई ए त्वरण से, और ये ए त्वरण से पीछे की ओर चला गया, है कि नहीं, ए त्वरण से पीछे की ओर गया। तो हम लोग यहाँ पे कल्पना करते हैं कि ये त्वरण बिना बल का ही उत्पन्न हुआ, इसमें कोई बल लगा नहीं, ये बिना बल का ही पीछे की ओर गया। तो आखिर हम कल्पना करते हैं कि इसमें एफ बल लगा होगा, जिस बल को हम लोग छद्म बल कहते हैं, है कि नहीं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इस प्रकार की गति की व्याख्या करने के लिए, न्यूटन के नियम को वैलिड करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए वहाँ एक झूठा बल हमको लगाना पड़ता है कि नहीं, एक झूठा बल लगा देते हैं। इसी झूठा बल को हम लोग छद्म बल कहते हैं, एक फ्रिक्टेटस फोर्स कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये सारी की सारी घटना एक इल्यूजन के अंतर्गत हम लोग कहते हैं बच्चों। तो एक और घटनाएं हैं बच्चों जिसके बारे में हम कहते हैं। देखिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत एक प्रकार का निर्देश तंत्र आता है जिसको हम लोग घूर्णन निर्देश तंत्र भी कहते हैं, है कि नहीं, घूर्णन निर्देश तंत्र, है ना, घूर्णन निर्देश तंत्र कहा जाता है। आप लोग जब आगे के अध्याय में बच्चों पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक बातें जानने को मिलेगी कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर चलता है ना, तो केंद्र के अनुदिश एक बल लगता है। यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर यदि गति करता है बच्चों इस प्रकार, तो केंद्र के अनुदिश एक बल लगता है जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन इस केंद्र के बाहर की ओर भी एक बल लगता है एफ, जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो आखिर जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो केंद्र के अनुदिश ये बल तो हम जान रहे हैं, mv²/r इसका एक्सप्रेशन भी होता है जो कि केंद्र के अनुदिश काम करती है। लेकिन बाहर की ओर कौन सा बल लग रहा है ये बातें मुझे समझ में नहीं आती, है कि नहीं। तो चलिए इस बात को हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं बच्चों, और इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बाहर की ओर किस प्रकार बल लगता है। और ये भी बल, है ना, अपकेंद्रीय बल को भी हम लोग एक स्यूडो फोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। वास्तव में ये बल होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि एक बल लगता है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, चलिए बच्चों एक कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक रोटेटिंग डिस्क है कि नहीं। इस पर क्या कर रहा है कि कोई, है ना, कोई कण इस केंद्र के परितः घूर्णन गति कर रहा है, कण यहाँ पर है, और ये कण जो होती है पुनः वृत्ताकार कर रही है ना, पर पथ पर चक्कर लगा रही है, क्योंकि ये एक डिस्क है ना, घूर्णन करने वाली एक डिस्क है जो कि घूर्णन गति कर रही है इस प्रकार। अब इस कण की गति के अवलोकन के लिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। हम लोग यहाँ कल्पना करते हैं कि इस व्यक्ति, है ना, इस कण के अवलोकन के लिए, इस कण के अवलोकन के लिए, है ना, एक व्यक्ति को मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ कि ये जो आपका डिस्क में ये कण घूर्णन गति कर रही है उसका ये अवलोकन करेगा, परीक्षण निरीक्षण करेगा। तो ये व्यक्ति क्या देखेगा कि ये कण तो एक वृत्ताकार पक्ष पथ पर एक चक्कर लगा रहा है ना, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब यदि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो उसको केंद्र के अनुदिश एक बल दिखेगी कि लग रही है, जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति, है ना, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति इसी डिस्क पर मौजूद है जो कि इस कण के साथ वो घूम रहा है कि नहीं। एक दूसरा व्यक्ति इसी डिस्क पर मौजूद है जो कि इस कण, है ना, के साथ वो घूम रहा है। तो यदि वो इसी
डिस्क के साथ घूमेगा तो उसे जो ये कण हमेशा अपनी एक रेखा के अनुदिश दिखाई पड़ेगी, है कि नहीं। तो यदि मान लेते हैं कि घूर्णन गति में कण यहाँ पर यदि पहुँच जाएगा तो ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाता है, देखिए उसको रेखा के अनुदिश दिख रही है। यदि वो यहाँ पर कण पहुँचेगा तो बस है ना, व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो उसे देखिए एक रेखा की अनुदिश दिख रही है ना। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति को जो कि डिस्क में कण के साथ घूर्णन गति कर रहा है, उसे यह व्यक्ति घूर्णन गति करता हुआ मालूम ही नहीं होगी, है ना। इस व्यक्ति के सापेक्ष यह कण स्थिर मालूम होगा। जिस प्रकार हम लोग है ना पृथ्वी के साथ घूर्णन गति करते हैं तो यहाँ की हर एक वस्तु मुझे स्थिर मालूम होती है कि नहीं, क्योंकि सभी वस्तु मेरे साथ है ना पृथ्वी के साथ घूम रहा होता है, इसीलिए कोई भी वस्तु मुझे घूरता हुआ मालूम ही नहीं पड़ता, है कि नहीं। हम यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, तो मुझे जब हम लोग वस्तु यहाँ पर हो जाता है, हम यहाँ पर हो जाते हैं, तो वस्तु मुझे घूर्णन गति करता हुआ मालूम ही नहीं पड़ता है। पृथ्वी घूम रही है, सारी वस्तुएं घूम रही है, सारी वस्तु के साथ साथ हम भी उसी अनुसार घूम रहे हैं ना, इसीलिए कोई वस्तु घूर्णन गति करता हुआ मालूम ही नहीं चलता। इसी तरह ये भी यदि कण घूम रही है तो इस या घूर्णन गति किसके लिए हो रहा है, इस वस्तु के लिए, इसको पता चल रहा है कि ये कण चारों ओर घूम रहा है, लेकिन इस आदमी के लिए यह कण विराम की अवस्था में होता है, इसे पता ही नहीं चलता है कि यह कण घूम रहा है। तो यदि यह कण विराम की अवस्था में है तो इसका मतलब है कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लग, लेकिन इस पर एक केंद्र के अनुदिश एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है ना। तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक बाहर की ओर एक बल देना पड़ेगा, समान परिमाण का बल बाहर की ओर लगाना पड़ेगा, है ना। दोनों बल, ये बल और ये बल परिमाण में आपस में बराबर होनी चाहिए, जिसके वजह से इस कण पर परिणामी बल शून्य हो जाए और कण इसके सापेक्ष स्थिर हो जाए। तो ये बताइए इस बल को, क्या इस बल की कोई सत्यता है? कोई सत्यता नहीं है। ये एक झूठा बल है जो कि मैंने इस कण को स्थिर मानने के लिए लगा दिया, है कि नहीं, मानने के लिए लगा दिया। ऐसे ही बल को हम लोग छद्म बल कहते हैं, और घूर्णन गति में इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्टेटस फोर्स या अपकेंद्रीय बल हम लोग कहते हैं बच्चों, जो कि आपको जब मैं वृत्तीय गति पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा बच्चों। तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आती है बच्चों, और साथ ही इसमें अपकेंद्रीय बल के साथ साथ ही इसमें दो प्रकार के झूठे बल उत्पन्न होते हैं, जिसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं बच्चों, और एक है ना कॉरियोलिस फोर्स भी कहा जाता है। वह कॉरियोलिस फोर्स जो होता है ना, उस वस्तु के वेग के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। यदि है ना इस वस्तु पर हम लोग कहीं इमेजिन करेंगे कि उसमें बाहर की ओर बल लग रहा है, तो इसका मतलब वस्तु को यदि मान लिए कि ये जिस रस्सी से बंधा हुआ है ना, वो रस्सी को मैं काट देता हूं तो वस्तु बाहर की ओर चला जाएगा, बाहर की ओर। लेकिन कॉरियोलिसिस फोर्स ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए जस्ट ये इस डायरेक्शन में मुड़ करके यहाँ पर पहुँच जाता है। इसको हम लोग कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं, जिसका स्टडी आप लोग स्नातक क्लास में, ग्रेजुएशन के क्लास में करेंगे। तो ये था मेरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की व्याख्या बच्चों। ये आप लोगों को डीपली पढ़ना नहीं है कि नहीं, जस्ट आप लोगों के सिलेबस में एक छोटा सा झलक दे दिया था, है ना, उसी को मैंने प्रयास किया आप लोग तक है ना एक्सप्लेन करने का। लेकिन जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे, स्नातक स्तर के क्लास में जाएंगे बच्चों, है ना, तो आपको इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना है ना। आप लोगों को मैंने तो बताया कि जैसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए है ना सारा घटना समान होता है। यदि फ्रेम रुका हुआ है या एक समान चाल से गति कर रहा है तो दोनों फ्रेम के लिए सभी घटनाएं समान होती है। मैंने आप लोगों को कहा कि एस फ्रेम वो घटना का जिस प्रकार अवलोकन करता है, एस डैश फ्रेम भी उस घटना का उसी प्रकार अवलोकन करता है ना। लेकिन है ना क्या बोलते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव मतलब ज़्यादा घटनाओं के लिए है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में सभी प्रकार की घटनाओं की व्याख्या तो कर देता, लेकिन एक चार्ज सिस्टम होता है, एक मैग्नेटिक सिस्टम होता है या इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत साबित हो जाता है बच्चों। तो वो कैसे साबित होता है उसकी कंप्लीट व्याख्या हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं, है ना, जो कि हम लोग आगे के स्नातक स्तर के कक्षाओं में हम लोगों को मिलता है पढ़ने के लिए। तो बच्चों आज
है ना। आप लोग इंटरमीडिएट को अच्छी तरह से पढ़ें बच्चों, इसके हर एक नियम को समझने का प्रयास करें, तब जा कर के आप लोगों को वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी, है ना। मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं आगे आप लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकता, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज मुझे बहुत उम्मीद होगा बच्चों कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा जान करके कि गति की व्याख्या के लिए भी इस प्रकार के, है कि नहीं, घटनाएं हमारे सामने घटित होती है। तो इसे आप लोग अपने विचार में लाएं, इसे कंसीडर करें, है ना। और अपने चारों तरफ दुनिया में होने वाले गति के संबंध में इस प्रकार की घटना की व्याख्या आप लोग अपने आप करने का प्रयास करें, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा वीडियो इतना ही रहेगा, है ना। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, है ना। मैं फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा, तब तक मुझे, है ना, विदा दें, है ना। आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।